लास्ट एपिसोड में देखते जेनी सिगाहीरा को जबरदस्त पंच मारती है जिससे सिगाहीरा करहा जाता है। तभी एक हाथ आगे और बढ़ता है, जाके सिगाहीरा को पकड़ लेता है। एक तो उससे जबरदस्त एनर्जी निकलने लगता है जिससे आलिया और इनह्यूमन देखने लगते और हैरान होते हैं और कहती है ये फॉग और फॉरेस्ट गायब हो रहा है, इसका मतलब। तभी हम देखते सिगाहीरा का टेक्निक गायब होने लगता है और वहाँ पे कोरल टावर दिखने लगता है। जेनी के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और उसके सभी वॉरियर उसको संभालते हैं और उसके पीछे खड़े होते हैं। आलिया भी उसी तरफ आते हुए कहती है जेनी। जेनी उसे देखते हुए कहती है आलिया। अपने मन में आलिया कहती है उसकी हालात। उसे संभालते हुए कहती है जेनी क्या तुम ठीक हो? मेरी तरफ देखो, तुम्हें चोट लगी है। जेनी कहता मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे कंधे के साथ नरमी नहीं बरत सकते? आलिया कहती है बस थोड़ी देर और जेनी, सब कुछ ठीक होने जा रहा है। एक वॉरियर कहता है टावर जैन को ठीक होने में मदद कर सकती है। कोरल टावर पृथ्वी की सांस ही लाइफ का स्रोत है। और बताया जाता है पैलेडिन को लगातार बाहर निकालने के कारण क्या यही रीजन है कि तुम्हारी ताकत लगातार बढ़ रही है आलिया? कोरल टावर से मदद और जान की ताकत मिलती है, लेकिन टावर की ओरिजिन जेन की लाइफ फोर्स से है, क्योंकि जेन ही वो है जो लड़ते हुए लाइफ को बचाने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि टावर जेनी को ठीक नहीं कर सकता। इससे आलिया काफी हैरानी कहती है क्या? जेनी कहती है कोई बात नहीं ओडिन, कुछ भी नहीं बदला है, मैं अभी भी जिंदा हूँ और आगे भी जारी रख सकती हूँ। कोरल टावर को नहीं रोक सकते आलिया, ये आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हें और पैलेडिन को फाइट में ध्यान लगानी चाहिए। हाँ ये आसान नहीं होगा, बकवास। आलिया कहती है जेनी तुम्हारे हाथ। जेनी कहती है जब मुझे उस पे हमला करने का मौका मिला मैंने अपनी पूरी पावर से पंच मारी। शायद ये सिर्फ इसलिए है, मैंने पहले ही बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज कर लिया था, इसमें अपनी पूरी पावर नहीं लगा सकी, इसलिए मेरा हाथ टूट गया। मुझे यकीन है कि तुम हैरान होगे, लेकिन ये इतना घातक नहीं होगा जितना लगता है। उसकी शॉट से सावधान रहे, हम उसे एक एक करके नहीं हरा सकते। और सिगाहीरा के मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है। जेनी अपने मन में कहती है वो सच में स्ट्रॉन्ग है, जैसे वो शख्स जो समुद्र में मिला था। दूसरी तरफ लैब का सीन देखते जहाँ पे जूही कहती है उसे जागे हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं, हालांकि वो अभी भी होश में नहीं है। एक डॉक्टर कहता है उसकी सांसें स्थिर नहीं है, उसकी आंखें तेजी से हिल रही है, वो कोई असामान्य लक्षण दिखा रहा है जैसे दौरा आना। जूही कहती है अच्छा ऐसा है, हम अभी भी नहीं जानते कि वो उस कोमा से कब जागेगा। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि वो बस जल्दी से जल्दी जाग जाए। उसकी हालात सच में बहुत गंभीर है, हम इसमें ये सारे लक्षण देखने से नहीं रोक सकते। अपने बॉडी को हिलाने डुलाने के कैपेबल होने के बाद भी उसे इसके बाद के प्रभाव से जूझना पड़ेगा। इसकी आदत लगने में उसे बहुत समय लगेगा, हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा। जूही अपने मन में कहता वो शख्स वो लिम के स्कूल का स्टूडेंट है जिसने इनह्यूमन से फाइट लड़ी थी। पार्क ये उन सभी को पलों को याद करने लगता है जब वो पहली बार इनह्यूमन से टकराता है और कहता है मुझे उसकी मदद करनी है, प्लीज जाग जाओ। जूही कहती है इसे क्वारंटीन की जरूरत है। डॉक्टर कहता है उसे उसकी जरूरत है ताकि सिर के अंदर हुए जोरदार खून बहने का इलाज किया जा सके। ये पहला कदम होगा जिसमें दिमाग को ज्यादा नुकसान होने से बचाया जा सके। जूही कहती है ठीक है, उसकी लगभग 60% हड्डी टूट गई है और कई अंदरूनी अंगों की हालात बहुत खराब है, लेकिन हमने उसके शरीर से सारी गंदगी और जहरीली तत्व निकाल दिए। उसके राइट हैंड बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए हमें उसके पूरे हिस्से को काटना पड़ा। डॉक्टर कहता उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम अभी उसकी रीढ़ की हड्डियां है, गर्दन, पीठ का बीच का हिस्सा और कमर। लगता है इनमें से कई कुचले हुए फ्रैक्चर है। हम अभी ये पता लगा रहे हैं कि कहाँ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ताकि ये तय कर सके कि कहाँ से इलाज करना है और इसके लिए सबसे सही तरीका कौन सा होगा। जूही कहते ठीक है, ये बताए गए मामले लगभग आपके देखभाल के प्लान जैसा ही है। जैसे ही उसकी सांस लेने की स्थिति सही होगी रीढ़ की हड्डी जोड़ने का इलाज शुरू कर दे। स्पाइनल फ्लूइड के दौरान एडवांस टेक्नोलॉजी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ सभी खराब अंगों को भी जोड़ी जाएगी। इसके बाद हम अपने आप ऑपरेशन स्टेज में पहुंच जाएंगे, मैं खुद ऑपरेशन संभालूंगी। एक डॉक्टर कहता लेकिन इस टेक्नोलॉजी के बारे में आप बात कर रहे हैं, हमारे पास जरूरी सामान या उपकरण नहीं है और अभी हमें उसके किडनी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा उसकी मेडिकल स्टेट भी अभी ठीक नहीं है। जूही कहती लेकिन मैं अभी यहाँ हूँ,
से वो डॉक्टर कुछ बोल नहीं पाता। जूही कहती है ये न्यू टेक्नोलॉजी मेरा इन्वेंशन में से एक है, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, हमें ISSTF की मदद की भी जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं बिना किसी जरूरी नॉलेज के अमेरिका से नहीं आई हूँ, इस बात पर मुझ पर भरोसा करे। इसके अलावा इस प्लान के तहत कोड नेम भी अब फ्रॉम स्टेट्स में मदद करेगा, जिसे बी भी हैरान होता है। और जूही कहती है ये सुनबे एक प्रोजेक्ट है और तुम देख सकते हो कि इसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब दोनों ही एक ही रास्ते पे चलेंगे। ठीक है, फिर अब बस इतना ही बात करना काफी है, आगे फिर बातें करेंगे। ठीक है, फिर अभी के लिए बहुत हो गई बातें। आइए फ्यूचर में फिर से इसे विषय पर चर्चा करें। इस समय हमारी प्राथमिकता पार्क को बचाना है, इसके बाद हम फिर बात कर सकते हैं। तुम सभी इससे सहमत हो? अपने मन में कहते इंसानियत के लिए उन सभी से कहते अपने काम के ग्लव्स पहन लो। हमारे पास कुछ चीजें हैं जिन्हें जानना जरूरी है। हमारा न्यू ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम कोस्मो रखा जाएगा। अपने मन में कहती है आइए उन्हें दिखाई कि इंसान क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ फाइट का सीन देखते हैं और एक न्यूमन अपने मन में कहता है ये तय है, ये पहला दिन पूरी तरह से सिगा हीरा से हार गए थे, लेकिन वो फिर से ठीक हो गए हैं। तभी जेनी आलिया अपने सामने देख के हैरान होता है, क्योंकि एक न्यूमन टावर की तरफ ही बढ़ रहा होता है। तो कहता है फाइनली हिरंग बॉन्ड ने इसे नोटिस कर लिया और न्यूमन टावर के ऊपर चढ़ने लगता है। और वो बताता है टावर के टॉप पर तभी एक और उन्हीं की तरफ ही बढ़ रहा होता है, जिसे वो इनह्यूमन डॉच कर लेता है और कहता है वो फास्ट है। स्टोन वॉरियर दोबारा थंडर एरो को लोड कर लेता है तो उसमें मल्टीपल अटैक कर देता है, लेकिन उस सभी से बचते हुए आगे की ओर बढ़ रहा होता है और उस वॉरियर को टुकड़े टुकड़े करते हुए दहाड़ लगाता है, जिसे सभी हैरान होते कहते हैं आर्चर। और वो मोटो इनह्यूमन टॉप पे पहुंच जाता है। अभी उसके बॉडी से चेन लिपट जाता है, जिसे वो करहा जाता है और ये आयरन बॉल वाला वॉरियर होता है, जिसे उसके टॉप से नीचे खींच लेता है और कहता है कैसे। एक वॉरियर और निकलता है और कहता है क्या तुम बेवकूफ हो सकते हो, और उसे गर्दन पे स्लैश लगाता है, जिससे उसका गर्दन कट के अलग हो जाता है और वो इनह्यूमन टावर से नीचे गिरने लगता है। वे आर्चर जमीन से निकलते हुए अपने एरो को लोड करता है और उसके इनह्यूमन के सिर की तरफ तानते हुए उस पर शूट कर देता है। वो एरो सीधा सिगा हीरा की तरफ ही जा रहा होता है, लेकिन सिगा हीरा अपने शॉट से उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे सिगा हीरा के पीछे जबरदस्त धमाका होता है और उस एरो में उस इनह्यूमन का सिर होता है। जब आगे इनह्यूमन उस एरो को देखने लगते हैं, सीड भी उसी को देखता है और उसके तरफ आगे बढ़ता है, जिससे एक इनह्यूमन कहता सीड। तभी कोई चीज काफी स्पीड से आगे बढ़ता है और एक इनह्यूमन वहाँ पे आके गिरता है, कहता है कितना गंदा, तुम कचरा बन गए हो, इधर उधर घूमते रहे हो ऐसे वर्दी बैटल में। सीड टेंटिकल को बाहर निकालने लगता है और कहता है ये सच में देखने लायक था। अचानक उनका आत्मविश्वास चिंता में बदल गया, क्योंकि अब मैं यहाँ हूँ, वो सब मारे जाएंगे। और सीड काफी गुस्से में आगे बढ़ता है और वो दोनों टीम एक दूसरे के सामने होते हैं। सीड उन दोनों को घूरते हुए देखता है, जिसे जेनी कहती है वो, और उसे पेन के साथ फाइट याद आने लगता है। साक्ष आखिर वो क्या है। इस फीलिंग से वो दोनों ब्लैक आउट हो जाते हैं। आलिया चिल्लाते हुए कहती है तुम क्या कर रहे हो। इससे जेनी आलिया को देखती है। आलिया चिल्लाते हुए कहती है वहाँ से हटो, क्योंकि सीड का क्रेचर जेनी के बिल्कुल पास पहुँच चुका होता है। तभी वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। उस धमाके से जबरदस्त शॉकवेव आसपास के एरिया में फैलने लगता है, यहाँ तक कि जिस कार्बन डेफनी स्कॉच होते हैं वो भी हिलने लगते हैं। और स्कॉच कहता अर्थ क्यों कि मुझे पकड़ो डेफनी। अचानक जमीन इतनी तेजी से हिल रही है, अब ये क्या हो रहा है। डेफनी खामोश होती है और स्कॉच कहता हम लगभग वहाँ पहुँच चुके हैं। जिस जगह पे क्रेचर अटैक किया होता है वहाँ पे काफी सारा स्मोक हो जाता है। स्मोक में से स्टोन वॉरियर उन दोनों को बाहर निकालता है। आलिया कहती है ओडिन। ओडिन कहता है ये आसान नहीं होगा, क्या यही बात तुमने नहीं कहा था जेनी, तो इकट्ठे हो जाओ। जेनी अपने नीचे देख के काफी हैरान होती है, कहती है नीचे से, क्योंकि ग्राउंड से क्रेचर का मुंह बाहर आने लगता है, जिससे ओडिन भी हैरान होता है और वो बिल्कुल बीच में फंस जाता है। कहता है ये तभी क्रेचर जमीन से बाहर आते हुए उन पे अटैक कर देता है, तो ओडिन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जेनी और आलिया और नीचे की ओर गिरने लगती है। आलिया ओडिन को देखती है। ओडिन कहता है जेनी। जेनी भी नीचे की ओर ही गिर रही होती है। हम फिर से एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पे कुछ लोग फिल्म खत्म होने पे काफी खुश हो रहे होते हैं, उसके थर्ड सीजन के लिए डिमांड करने लगते हैं। उसी सिनेमा हॉल में जेनी भी और सुई भी होती है और सुई कहती है वाओ क्या इसका अंत ऐसा ही होगा, क्या तुमने देखा कि उस अंत में क्या हुआ। एक लेडी और कहता है तुम्हारा मतलब कैचअप मैन से है। बिल्कुल। और सभी फिल्म की भर भर के तारीफ करने लगता है। सुई कहती है अनी क्या ये मजेदार नहीं था, अचानक आपका मूड को क्या हो गया। जेनी वहाँ से जाते हुए कहती है वेल ये मजेदार था, मुझे बस समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा था। इसे एक लेडी कहता है मैंने तुम्हें सोते हुए खराटे सुना था।
सुई कहती है कम ऑन, तुम्हें ये देखना चाहिए था। हम प्रेजेंट में देखते हैं जेनी जमीन से टप्पा खाते हुए दोबारा उछल जाती है। आलिया भी खुद को संभालती है और उन दोनों का हालत काफी खराब होते हैं और उसे आवाज लगाती है जेनी। उन्हें मन में कहती है वो अंडरग्राउंड थे, वो इतने स्पीड से आया कि हम उनसे बच नहीं सके। मेरे घाव को ठीक होना धीमा हो गया है और मेरी सांसें भी फूल रही है। क्या जेनी ठीक हो जाएगी? कोरोल टावर की पावर पहले जैसी नहीं रही। तभी अपने सामने देख के काफी हैरान होती है क्योंकि क्रेचर जेनी की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है। शार्लेट चिल्लाते हुए कहती है जेनी, या जेनी भी उसे देखती है। अब क्रेचर के अटैक से जबरदस्त धमाका होता है और वहाँ पे काफी सारा धूल हो जाता है। जेनी भी उधर ही देख रही होती है, साथ ही सभी इनह्यूमन भी। हम क्रेचर को देखते जो हिल भी नहीं रहा होता। जेनी अपने वॉरियर को देखती है तो सारे वॉरियर मिलकर उस क्रेचर को रोक रहे होते हैं और ओडिन कहता है मुझे कितनी बार मरना और दोबारा जिंदा होना पड़ेगा, ये रेडिकुलस होता जा रहा है। आलिया भी कहता है पलाडिन, और काफी गुस्से में अपने एंकर की अपनी ओर खींचती है, अपने एंकर से अटैक कर देती है। जो क्रेचर की तरफ बढ़ रहा होता है तभी एक ह्यूमन भी आगे बढ़ता है। सिगा हीरा होता है जो जाके एंकर को बीच में ब्लॉक कर लेता है। आलिया उसे देखते हुए कहती है वो शॉर्ट मैन। सिगा हीरा जमीन पे लैंड करता है, कहती है इतनी ज्यादा एनर्जी खर्च करने का परिणाम आ गया है, मेरी बॉडी अब कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। जेनी का भी हालत काफी खराब होता है और कहती है शैडो। तभी एक और क्रीचर जेनी पे अटैक कर देता है। जेनी भी हैरान से कहती है एक और मेरी तरफ, लेकिन वो क्रीचर डायरेक्ट कोरल टावर की तरफ जा रहा था, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे वो दोनों काफी हैरान होते हैं। जेनी अपने टावर को ही देख रही होती है और ओडिन कहता है इससे पहले कभी इतनी शांति हवा नहीं रही, अगर ये बैटल ना होता हम आराम से बातचीत जारी रख सकते थे। क्रीचर को पूरी जान लगा के दबाने लगता और कहता है जेनी मैं नहीं चाहता, मेरे कारण तुम्हें अपने आप को नीचे देखना पड़ेगा। और धीरे धीरे करके सभी वॉरियर गायब होने लगता है और कहता है हार मत मानना। वो दोनों वॉरियर को जाते हुए देख रही होती है और कहती है ये पहला दिन मर जाए तो जेनी का क्या होगा। आलिया काफी हैरान होती है और सभी को अचानक कुछ फील होता है जिससे सभी ऊपर की ओर देखने लगते हैं और वहाँ पे काफी सारे क्रीचर भी निकल जाता है। आलिया भी काफी हैरानी से कहती है क्या? हम फिर से फ्लैश देखते हैं, कहता वही जो मैंने कहा, तुम्हें इस मूवी का पहला सीजन देखना चाहिए था ताकि आपको सारी चीज पता हो सके। जेनी कहती है मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन फिर भी मैंने इसे एंजॉय किया और मुझे कहना होगा कि रियोता सचमुच बहुत ही शानदार है और हंसने लगती है। सुई कहती है तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था लेकिन ये मजेदार था। और एक और लेडी कहता है मैं सहमत हूँ, उस फिल्म में रियोतो बहुत खूबसूरत लग रहा है, यहाँ तक कि वेटकार भी इस बात से सहमत है। और सुई कहती है चलो चले। जेनी इससे कहती है मुझे चुटकी काटना बंद करो। खैर मैंने जो कहा कि मुझे इसमें मजा आया तो मैं इसे सीरियसली कहा था, बस कुछ बात मुझे परेशान कर रही है और मैं कुछ समय से इसका पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। इसे सुई भी हैरान होती है और वो लेडी कहती है ये क्या है? जेनी कहती है जय जयकार करना है एक हीरो। और फिर हम एक बीच का सीन देखते हैं जहाँ पे पेरल कहती है जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल टूट जाता है, अगर इस दुनिया में कोई ऐसा है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ वो सिर्फ तुम और मैं हूँ, आखिरकार वो सिर्फ यही कर सकते हैं, बस मुझे तालियां दो। मुझे वो ध्यान सच में बुरा नहीं लगता जिसके बारे में मेरी बहन चिंता करती है, बल्कि जब मैं अपनी जिम्मेदारी का एहसास खोने लगती हूँ तो वो ध्यान मुझे संभाले रखता है। किसी के प्रति उत्साहित होना और उस पर निर्भर होने में फर्क होता है। मुझे पता है तुम किस तरह के इंसान हो, अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो बस मुझे बता दो। और जेनी कहती है मुझे पेरल से मिलना है। प्रेजेंट में देखते जेनी की हालत काफी खराब होता है, वो अपने घुटने पे होती है और बताया जाता मैंने सुना है कि इंसान वही चीजों को याद रखता है जो उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती होती है। जब तुम एक लंबी यात्रा के अंत तक पहुँचते हो, हम देखते डेफनी स्कॉच भी वहाँ पे आ जाते हैं और कहता मुझे इस बारे में अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। डेफनी और स्कॉच अपने सामने देख के काफी हैरान होते हैं और आलिया चिल्लाती हुई कहती है जेनी कहती है लास्ट में मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही हूँ लेकिन अभी भी। और क्रेचर जेनी को खाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और जेनी कहती है मैंने अपना सबसे बेस्ट किया था। तभी हम आसमान में येलो एनर्जी को देखते हैं जो काफी स्पीड से नीचे आते हुए क्रेचर पे अटैक कर देता है, इससे वहाँ पे काफी सारा धूल हो जाता है, इससे सभी के सभी हैरान होते हैं। वो कहता है ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा उत्पात मचा रही हो, तो फिर चलिए इसे खत्म करते हैं। और हम देखते हैं ये पेरल होती है जो कहती है चलो चले जब तक हम में से कोई एक पूरी तरह से हार ना जाए।
और स्कॉच बार बार कह रहा होता आलिया क्या तुम ठीक हो। आलिया खांसते हुए काफी हैरानी से कहती है डैड। स्कॉच कहता मैं यहाँ हूँ। आलिया कहती है आप यहाँ क्यों हैं। स्कॉच कहता नहीं नहीं बस शांत रहो। अपने सिर को पकड़ते हुए कहती है मेरा सिर। और कहती है तुम यहाँ बैटल फील्ड पर क्यों हो। स्कॉच कहता आलिया तुम्हारा खून बहुत ज्यादा बह रहा है, बस चुप रहो और अपने आप पर दबाव डालने की कोशिश मत करो। सेंट पैरल अब यहाँ है, लेकिन उसके आने से ठीक पहले तुम लोग लगभग हार ही गए थे। और जेनी वो। आलिया कहती हाँ मैंने सेंट पैरल को देखा फिर नहीं ये नामुमकिन है। कोई बात नहीं वो तीनों बहुत खतरनाक है, मैं भी उन्हें नहीं संभाल सकती। डेफनी कहती है आलिया जेनी की हालात बहुत ही खराब है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तो प्लीज बस आराम करे। कुछ जरूरी काम करने की कोशिश करने के बारे में सोचो भी मत, इससे तुम्हारी आवी की हालात और भी खराब हो जाएगी। लेकिन अगर तुम फिर भी जिद करते हो तुम्हें मुझसे कभी माफी नहीं मिलेगी। आलिया इससे कहती है डेफनी। और डेफनी कहती है कोई अगर नहीं है फिलहाल सेंट पैरल पर भरोसा करो कि वो इसका ध्यान रखेगी और तुम बस आराम करो। तभी पैरल एक इनह्यूमन के फेस पे जबरदस्त पंच मारती है, जिससे वो इनह्यूमन पीछे गौर होने लगता है। फिर वो पैरल की बालों को पकड़ लेता है अपने आप को गिरने से बचाते हुए। फिर दोनों एक दूसरे के हेड बैट करते हैं, जिससे वो इनह्यूमन कलहा जाता है। और पैरल कहती है ये पहले जैसा ही है, पीछे हटने से इनकार, आत्मघाती हमले की तरह। एक फाइटिंग स्पिरिट जो अस्तित्व की परवाह नहीं करती। मुझे इसकी परवाह नहीं कि मेरा पूरा बॉडी कुचल दिया जाए, मैं हार नहीं मानूंगी। और दोबारा उस इनह्यूमन की ठोटी पर जबरदस्त पंच जड़ देती है और कहती है मैं कुछ सुन रही हूँ। और शिगेहिरा भी पैरल पे अटैक करने के लिए तैयार रहता है, जिसे पैरल भी नोटिस कर लेती है। और शिगेहिरा के स्लैश से पैरल के सिर पे हल्का सा खरोच लग जाता है, लेकिन शिगेहिरा दोबारा अटैक कर देता है। इस बार पैरल उसे अपने हाथों से पकड़ लेती है, जिससे शिगेहिरा काफी हैरान होता है। पैरल उससे कहती है तुम हैरान लग रहे हो। पैरल का हाथ से भी ब्लड निकलने लगता है और पैरल शिगेहिरा को जबरदस्त किक उसके पेट में जड़ देती है, जिससे वो भी कलहा जाता है। डेड वॉर्म भी पैरल पे अटैक कर देता है, जिससे पैरल हिट होती है और पीछे को गिरने लगती है। और अपने मन में कहते हैं इस तरह की स्पीड और सटीकता तभी काफी सारे डेड वॉर्म पैरल को घेर लेता है। पैरल कहते हैं एक बार जब आप इसे देख लेते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। पैरल जमीन पे लैंड करती है, साथ ही डेड वॉर्म भी पैरल पे बरसने लगता है। पैरल उन सभी से बचते हुए आगे को जाने लगती है और अपने मन में कहती है मैं इन वॉर्म को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, ये पेड़ के जरी की तरह उगते जा रहा है। सीट को देखते हुए कहती है वो शख्स। सीट भी पैरल को देखता है, पैरल काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगती है। तभी उसके पास शिगेहिरा पहुंच जाता है। पैरल हैरान इसके कहती क्या। शिगेहिरा अपने शॉर्ट से अटैक कर देता है, जिससे पैरल ऊपर की ओर जंप कर देती है। शिगेहिरा के अटैक से बच जाती है। पैरल कुछ देख के काफी हैरान होती है, क्योंकि पैरल की तरफ कुछ आ रहा होता है तो उसके कंधे से टकराता है, उसके कंधे काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और ये डेथ वॉर्म का काम होता है। पैरल भी काफी हैरान से कहती है किस प्रकार की चीज मेरे बॉडी के आर पार हो गई, उसकी पावर आसानी से मेरी बॉडी को भेज दिया। क्या ये वॉर्म फायर आर्म की तरह काम कर रहा है। तभी सीट कहता सेंट पैरल तुम्हारा एग्जिस्टेंस बस इंसानों के लिए एक लड़की की तरह जैसा है। इस गड्ढे से निकलने का कोई रास्ता नहीं है जो तुम्हारे लिए खोदा गया है। पूरे इंसानों के लिए सिर्फ एक ब्रूटल और बेरहम फ्यूचर है। पर मैं तुम्हें एक चांस दूंगा, क्यों ना तुम आगे बढ़ो और वो रास्ता पे चलो जो मैंने तय किया। रीजन बहुत ही सिंपल है, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग नजरें मैं उन्हें चाहता हूँ मेरी तरफ से। तभी पैरल काफी हैरान होती है, क्योंकि उनके पीछे से कुछ आ रहा होता है जो जाके पैरल के पीछे गिरता है। इससे सभी इनह्यूमन हैरान होते हैं। हम देखते हैं बेस्लो और क्रिलो होता है। पैरल बेस्लो को देखती है और बेस्लो कहता है स्पीड बीमारी, और वो जमीन पे लेटा होता है। क्रिलो वहाँ पे आके लैंड करता है और बेस्लो कहता है यार मुझे उल्टी आ रही है। क्रिलो कहता ओ माय गुडनेस, मुझे लगा कि इतनी लंबी उड़ान के बाद हम रास्ता भूल गए हैं। खैर हम कम से कम यहाँ तो पहुँच गए, लेकिन बेस्लो इस समय हालात बहुत अच्छी नहीं लग रहे हैं। बेस्लो भी उठते हुए कहता हाँ ये सच में सीरियस लग रहा है। क्रिलो अपने मन में कहता यहाँ दबाव इतनी भारी है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाकी सुपर ह्यूमन कहाँ है, मुझे तो सिर्फ सेंट पैरल ही दिख रही है। मुझे मत बताओ कि उन सभी बेवकूफों से अकेले लड़ रही है। जेलीफिश काफी हैरानी से कहता और भी सुपर ह्यूमन। उनके रूप रंग को देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ झेला है।
अभी सीट के पीछे से भी ट्यूब चालू हो जाता है, जिससे वो लोग और भी हैरान होते हैं। ट्यूब की रोशनी चारों ओर फैलने लगते हैं। तभी वहाँ पे काफी सारा धूल हो जाता है, जिससे जेलीफिश काफी हैरान होता है और कहता है क्या। और हम वहाँ पे क्यों विक्टर को देखते हैं, जिससे जेलीफिश भी हैरान होता है, कहता है क्यों विक्टर। और फिर कहता नहीं, क्योंकि क्यों विक्टर की हालत काफी ज्यादा खराब होता है। और इनह्यूमन कहता कौन, क्योंकि हॉर्न उसे गर्दन को पकड़ चुका होता है। इनह्यूमन के साथ सुपर ह्यूमन भी काफी हैरान होते हैं और कहते क्या ये लोग है। चिसाकी और दानियांग को भी देखते हैं। केंटा भी धूल से बाहर आता है और दहाड़ लगाता है। तभी नेजी का हंसने का आवाज आता है और कहता है ये क्या है। नेजी के हाथ में क्यों विक्टर का सिर होता है और वो कह रहा होता है और कहता है ये सभी बेवकूफ जिनके चेहरे पे बेवकूफी भरा गहने हैं, सच में कुछ भी नहीं समझ सकते। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ। और फाइनली नेजी का टीम भी ऑस्ट्रेलिया का फाइट में एंट्री कर चुके हैं और कहता है ये ग्रैंड फिनाले की तरह है, जहाँ मेन कैरेक्टर खड़ा होता है। सीट उन सभी को देख रहा होता है और नेजी कहता है अब जबकि मेन कैरेक्टर यहाँ है, हमें आगे क्या करना चाहिए। अगले एपिसोड से हमारे मेन कैरेक्टर का भी एंट्री होगा, जो एक अलग ही फाइट में पड़ चुका होता है।